सिनारियो आज की डेट में बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में चेंज हो रहा है, क्योंकि जो एडुटेक कॉन्सेप्ट में आज की डेट में कंपनीज आ रही है, मैं आपको उसका ओवरव्यू भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आ रही है, लेकिन ये क्यों आ रही है उसका मैं एक आपको बेस देने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने 1G, 2G, 3G, 4G देखा है। अब ज्यादातर ने 2G जो देखा है वो स्कैम के रूप में ज्यादा देखा होगा कि वो पेपर्स में आया था, हालांकि यूज करते थे लेकिन आइडिया नहीं था कि हाँ वो 2G यूज कर रहे हैं, वो इंटरनेट यूज करते थे। 2G का आइडिया नहीं था, इंटरनेट का आइडिया था कि हाँ इंटरनेट मेरे व्हाट्सएप आ जाता है या मैं फेसबुक पे चला जाता हूँ या मैं कुछ लिख सकता हूँ, वो थॉट उनके में आता था। 3G जब आया तो काफी ज्यादा रेवोल्यूशन हुआ, कई नई चीजें आनी शुरू हो गई, लोगों ने वीडियोस ज्यादा देखने शुरू कर दिए, एयरटेल ने बहुत ज्यादा सेगमेंट उठाया। फिर 2016 आते आते 4G आ गया, और 4G की जो हिंदुस्तान में कहते हैं पायनियर रहा है, तो उसके लिए जियो को कहा जाता है कि 4G मोबाइल हैंडसेट्स और 4G कनेक्टिविटी वो लेके आए और एकदम से मार्केट को पकड़ने की कोशिश करी। तो मार्केट में 3G मोबाइल जो है वो ऑब्सोलीट होने लगे, 4G वाले मोबाइल सब लोग खरीदने लग गए। अभी एट प्रेजेंट जहां तक मुझे उम्मीद है जितने भी अभी ऑडियंस कनेक्टेड है, जितने भी सॉफ्टवेयर अभी कनेक्टेड है, सब 4G पे ही कनेक्ट होंगे। 4G पे हम क्यों गए 3G को छोड़ करके, या 2G से हम 3G पे क्यों आए? उसका रीजन है कि फास्ट हो रहा है, और जो नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं, नई चीजें जो बन रही हैं, उसको यूज करने की हमें क्षमता और बढ़ती जा रही है। जब 2G वाला था तो YouTube देखने वाले बहुत कम थे, जब 3G आया तो YouTube देखने वाले बढ़ गए और WhatsApp वाले बढ़ गए। और आदमी पहले क्या होता था कि महीने में 2 GB डेटा मिलता था, तो फोटो डाउनलोड करने के लिए सोचता था कि कहाँ पे मुझे फ्री वाईफाई मिले, उस टाइम मैं वीडियो या फोटो डाउनलोड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे 2 GB में पूरा महीना निकालना है। फिर 4G आने के बाद तो आदमी लाइव स्ट्रीमिंग करता है, और अभी हम सब अगर ये चीज नहीं होती तो शायद जूम के शेयर प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं बढ़ पाए होते। और 4G से हम 5G की तरफ पदार्पण है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसके वो नहीं दिए हैं, बैंडविड्थ नहीं अलॉट करी हैं। 5G में कहा जा रहा है कि स्पीड ऑलमोस्ट 100 टाइम्स हो जाएगी, और आप लोग सरप्राइज्ड होंगे कि चाइना ने अभी 9 नवंबर को एक सैटेलाइट लॉन्च करा है जो 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो आप ये समझ लीजिए वो कंट्रीज 5G के ऊपर ऑलरेडी वर्कआउट कर रही हैं, और 6G टेक्नोलॉजी का उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, और हम अभी फाइट कर रहे हैं 3G 4G में। लेकिन चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि उसको अगर हमने पकड़ा नहीं ना तो हम पीछे रह जाएंगे। तो गवर्नमेंट, मुझे उम्मीद है ये पीछे नहीं रहेगी। इस चीज को काउंटर करने के लिए अभी क्या हुआ है कि हमारे देश में जियो के पास 5G के नेटवर्क पूरा तैयार है, वो कभी भी अगर इसका स्पेक्ट्रम अलॉट हुआ तो सबसे पहले वो ले लेंगे। लेकिन एयरटेल ने अभी क्या करा है कि उसने वन वेब करके कंपनी है, उसमें अपना स्टेक डाला है, यूके बेस्ड। वन वेब क्या कर रहा है कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ छोटे छोटे सैटेलाइट्स डाल देने हैं। वन वेब भी कर रहा है, एयरटेल भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्कआउट कर रहा है, और उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टार लिंक करके है एलॉन मस्क का। एलॉन मस्क ने भी स्टार लिंक के थ्रू चारों तरफ अर्थ के सैटेलाइट डालने की कोशिश करी है, और उसका बेसिक रीजन ये है कि इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी संसार के आधे लोगों के पास अभी इंटरनेट नहीं है। अगर हिंदुस्तान में भी अगर हम बात करें तो आप रिमोट एरियाज में देखिए, लेह लद्दाख में जाके देखिए, या राजस्थान के रिमोट एरियाज में पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाइए, या यूपी में आप किसी गांव में जाकर के देखिए तो वहां नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो ऑलमोस्ट 50% जो है वो लोग नेट से कनेक्टेड नहीं है, और ये सेगमेंट बहुत बड़ा है। अब इसी को देखते हुए लाइन बिछाना, टावर्स खड़े करना इज वेरी एक्सपेंसिव। तो इसको काउंटर करने के लिए ये छोटे छोटे सैटेलाइट जो लॉन्च करे जा रहे हैं, उससे हम ऑलमोस्ट पूरा संसार को कवर कर सकते हैं। और इवन जो गूगल है वो ये ट्राई कर रहा है कि उसने अपने हॉट एयर बैलून्स छोड़ने के एक्सपेरिमेंट करा है अफ्रीका के अंदर कुछ कंट्रीज में, कि वहां पे हॉट एयर बैलून से वो डिवाइसेस लगा के नेट कनेक्ट कर दें, जो जिसकी कॉस्ट काफी कम होगी, बजाय
कि आप जमीन खोद करके उसमें वायरिंग डालिए, टावर्स लाइट डालिए और उसकी कनेक्टिविटी को चेक करते रहिए, इट वुड बी वेरी कॉस्टली। तो जो फ्यूचर है वो इतना फास्ट मूव कर रहा है जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और जो परसेंटेज ऑफ जॉब्स है या वर्क है वो आज की डेट में आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो 10th में हो या 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, वो जब तक 5 साल में 2025-26 तक वो इस सिचुएशन में होंगे कि वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी फैमिली को चलाएं, तब तक चीजें बहुत बदल चुकी होंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। और काफी आप लोगों के सामने, अच्छा आप लोगों में से किसी ने 1G वाला देखा है? 2G 3G 4G तो सबने देखा, 1G का सुना है किसी ने? 1G आपने करा है? देखिए मैं आपको बताऊं 1G कैसे होता था कि पहले हम लोगों के यहाँ डायल वाले फोन होते थे कि घुमाया और फोन से बात करी। फिर उसके बाद एक आपके फोन में नंबर वाला आ गया, नंबर आपने प्रेस करा और उसके बाद बात करी। और उसके थर्ड फेज में क्या आया कि आपके पास कॉर्डलेस फोन घर में आ गया। आपका जो पहला कॉर्डलेस फोन था वो 1G के ऊपर चलता है क्योंकि ये एयर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होता है। तो जो आपका जो कॉर्डलेस फोन था और आपके पास नया नया आया था और बालकनी में आप जाके उससे बात करते थे पड़ोसी पड़ोसी को दिखाने के लिए, बस मैं तो देखो बगैर तार वाले से बात कर रहा हूँ, वो आपका 1G टेक्नोलॉजी था। तो वी हैव प्रोग्रेस्ड विद दिस कि आज के डेट में हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी है कि हम आपस में इस टाइम एक वेबिनार भी कर रहे हैं और वो भी 4G पे। तो आने वाला समय इतना फास्ट होने वाला है कि मुझे तो लगता है जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो हो सकता है इतना टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि मैं आपको सामने दिख रहा हूँ। अब मैं अभी सोच नहीं सकता, मैं अभी उसको डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो अभी हो रहे हैं उससे सोच सकता हूँ कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि लाइफ वुड बी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म। अभी नर्सरी केजी क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 के जो बच्चे हैं उनको आप जितना मर्जी IAS बनाने की सोच लीजिए, इंजीनियर बनाने के लिए सोच लीजिए, डॉक्टर बनाने के लिए सोच लीजिए, वो बेसिक फंडामेंटल तो रहेगा, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऐसे होंगे, ऐसे चेंजेस होंगे कि आप उनका करियर ना सोच सकते हैं ना डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हमेशा सजेस्ट करता हूँ जो भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं वो अपने बच्चे को लर्न हाउ टू लर्न के ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि किसी डिग्री और किसी नंबर के पीछे कि मेरे 84% है कि मेरे 94% है कि 104। हिंदुस्तान में तो मैं अभी देख रहा था 100% पे यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट चली गई। तो मेरे भाई से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि 104% भी आने की उम्मीद है क्या? तो ये एक जोक की तरह हो गया है 100% आना कि 104%, भाई 100 के ऊपर तो हो नहीं सकता ना। तो इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ जोक। अब मैं थोड़ा सा आपको इकोनॉमी से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा और मैं अभी आपको एक विजुअल पे लेकर के आता हूं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। तो संजय जी जब तक मैं 2 मिनट स्क्रीन कनेक्ट कर रहा हूं, आप जब तक इनसे थोड़ा सा बात कर लीजिए। हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। गुड मॉर्निंग। ठंड पड़ रही है सब गुड मॉर्निंग जगह। सर। गुड मॉर्निंग मकदूस जी। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। सब जगह ठंडी पड़ रही है ना? मॉर्निंग। सब जगह ठंडी पड़ रही है। पड़ गई हमारे नॉर्थ में तो ज्यादा पड़ गई। सब जगह ठंडी पड़ रही है ना, उस तरह सब जगह पे ड्यू सॉफ्ट की इनकम पहुंचनी चाहिए, ठीक है? यस यस। और जो सर जो बता रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, हम तो टेक्नोलॉजी से आगे हैं। पता क्यों? जहाँ पे एयरटेल का टावर नहीं है ना, जहाँ आज रिलायंस का टावर नहीं है, वहाँ आज जहाँ इन लोगों के नेटवर्क नहीं है, रिलायंस का नेटवर्क नहीं है, आइडिया का नेटवर्क नहीं है, वहाँ हमारा नेटवर्क है। यस सही बात बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही है सर। हाँ, पूरी दुनिया का हालात है ना, हम बहुत शानदार, जानदार और ईमानदार कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, टॉप पे रहेंगे सर। बिल्कुल आने वाले टाइम पे जैसे आज हम बिल गेट्स का एग्जांपल दे रहे हैं, वैसे हमारे एग्जांपल लोग देंगे। जी सर। मैं आगे आगे तक की बात कर चुका हूँ। अभी आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? के शेप रिकवरी ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी की रिकवरी है, ये काफी लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि मैं जो अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंटरनेट डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ उसी से कनेक्टेड है। मैं इसको आप बिल्कुल क्लियर सबको नजर आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। Yes. अब इसमें के शेप भी नजर आ रहा है और इसको मैं अभी सेगमेंटाइज करने की कोशिश करता हूँ। ये अभी आपको क्या दिखा स्क्रीन के ऊपर? टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स, फिनटेक, एडुटेक,
OTTB फार्मा। अब ये सेगमेंट्स आज की डेट में आप देख रहे हैं और ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ई कॉमर्स आप लोग सब जानते हैं। हाँ जी। ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी इस टाइम अमेज़न है। और इंडिया में भी इस टाइम बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज बन चुकी हैं और इस सेगमेंट में इस टाइम इतने ज्यादा प्लेयर्स बढ़ रहे हैं। चाहे आप जोमेटो के ऊपर जाके देख लीजिए, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे देख लीजिए, चाहे आप स्नैपडील के देखिए। अच्छा, अभी जो लॉकडाउन हुआ उसमें ई कॉमर्स कंपनी सारी राइज कर रही है, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कंपनी सारी राइज कर रही है। आप सबने फील करा नहीं करा? यस, बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे टीमों में भी ऐसा ही है कि जो बंदा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ा उसने तरक्की कर ली, जो नहीं जुड़ पाया, जो टीम को नहीं हैंडल कर पाया, वो ये रह गया। करेक्ट करेक्ट। ये हमारे सेगमेंट में भी है, जिसने टेक्नोलॉजी को नहीं पकड़ा उसकी सेल गिरी है और जिसने टेक्नोलॉजी को पकड़ा उसकी सेल बढ़ी है। तो इट इज द माइंडसेट। अच्छा, ई कॉमर्स तो आपको समझ में आ गया। ई कॉमर्स की ज्यादातर जो शुरुआत थी वो सन 2000 में शुरू हुई है और जो इसने पीक पकड़ा है, जो इसकी ग्रोथ बेसिकली आई है, वो आई है 2010 के बाद। क्योंकि 2010 से पहले आप लोग इतना ई कॉमर्स नहीं सुनते थे जितना 2010 के बाद से आपने सुना शुरू करा है। ग्रोथ इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा आई है। फिर अगला है फिनटेक। फिनटेक है फाइनेंस से रिलेटेड। अब फाइनेंस से रिलेटेड क्या है? जैसे आपका यूपीआई है, ये फिनटेक है। आपका पेटीएम है, ये फिनटेक है। आपका गूगल पे है, फिनटेक है। अब इस लॉकडाउन में इसमें कहीं पर कमी आई है? नो। ये बढ़े हैं, ये सारे सेगमेंट्स बढ़े हैं, इनके शेयर प्राइसेस बढ़े हैं, कंपनीज ने लोगों को नए रिक्रूट करा है, हर तरह से इनकी ग्रोथ हुई है फिनटेक की। और स्पेशली मैंने देखा है कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे 8 नवंबर 2016 को जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो फिनटेक कंपनीज को जो बूस्ट मिला था वो किसी और इंडस्ट्री को नहीं मिला था। वो मेजर गेनर्स थे। और अभी जो गवर्नमेंट के हम लोग एनालिसिस देख रहे हैं उसके हिसाब से ऑलमोस्ट जो हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस है वो एटीएम ट्रांजैक्शन से बढ़ गया। एटीएम ट्रांजैक्शन हमारा कैश ट्रांजैक्शन के फॉर्मेट में आ जाता है और जो हम एप्स यूज करके करते हैं, चाहे यूपीआई से कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, वो डिजिटल पेमेंट में आ जाता है। और ये टेक्नोलॉजिकली ये सेगमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब तीसरा मैंने जो लिखा है वो एडुटेक का लिखा है। अब एडुटेक में आप देखिए 27 करोड़ बच्चे हिंदुस्तान के अंदर है जो पढ़ रहे हैं। अब 27 करोड़ बच्चे एकदम से रुक गए। स्कूल्स क्योंकि चल रहे थे, बंद हो गए। ये हुआ कि 20 दिन बाद खुल जाएंगे, एग्जामिनेशन होने थे बच्चों के, लेकिन हुए नहीं। अब स्कूल ने टीचर्स की फीस देनी बंद कर दी, बच्चों ने फीस देनी बंद कर दी, टीचर्स ने सैलरी देनी बंद कर दी और सारे अटकने लग गए। फिर कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अपने आप को लर्न हाउ टू लर्न, अब यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, लर्न हाउ टू लर्न, जिन्होंने चीजों को नया वर्कआउट करा, सीखा और आगे बढ़ने की कोशिश करी, वो बच्चों को डिजिटली पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके अभिभावकों ने उसका फीस देना शुरू कर दिया और उन टीचर्स ने अपने आप को ऑनलाइन डेवलप करके प्रोसीड करना शुरू कर दिया। और इस सेगमेंट में एडुटेक की बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका मार्केट शेयर ट्रेमेंडस बढ़ा है, ट्रेमेंडस इस सेगमेंट में बढ़ा है। अगला मैंने लिखा है ओटीटी। ओटीटी है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जनरली जो यूज होता है वो होता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा अमेज़न, नेटफ्लिक्स, बालाजी। इस तरह के जो सेगमेंट्स वाली कंपनीज हैं ये ओटीटी प्लेटफॉर्म की हैं। जहां पिक्चर हॉल्स बंद थे वहां पे ऑनलाइन पे जा करके इन कंपनीज ने अपना मार्केट शेयर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ऑनलाइन फार्मा इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। अच्छा, ये वाली इंडस्ट्रीज जो मैं आपको रेड में दिखाई हैं ये बढ़ी हैं बहुत ज्यादा। और अब अगला जो सेगमेंट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर में मैंने यूज करा है। ब्रिक एंड मोर्टार, एमएसएमई, लेबर फोर्स। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको डिफाइन भी करता चलता हूँ। ब्रिक एंड मोर्टार क्या होता है? ब्रिक होता है जो आपका पत्थर होता है, आपका ईंट मकान बनाने के काम आता है, ईंटें जिसे बोलते हैं। और मोर्टार होता है कि आपने सीमेंट के अंदर बालू मोरंग मिला करके उस दीवारों को बनाया, तो उसको ब्रिक एंड मोर्टार बोलते हैं। ब्रिक एंड मोर्टार वाले जो कॉन्सेप्ट वाले बिजनेसेस थे वो सारे अटकने लग गए। चाहे वो आप
नाई की दुकान देख लीजिए, चाहे वो आप फेयर प्राइस शॉप देख लीजिए, चाहे ब्रिक एंड मोर्टार से रिलेटेड जितने थे सबने 2 से 3 महीने धक्के खाए। कितने लोगों ने अपने उस जिस दुकान में वो बैठे थे उसका किराया भी नहीं दिया क्योंकि उनकी बंद हो गया था। और उससे बड़ा सेक्टर इसी से कनेक्टेड है, एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंतर्गत ये ब्रिक एंड मोर्टार वाली ऑलरेडी आ जाती है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है ये एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह इंडिया में है, जो हम लोगों की एक जॉब की एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सबसे बड़े बेस है। और इस सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा है क्योंकि सारी चीज लॉकडाउन में अटकी थी और मूवमेंट बंद था। ट्रांसपोर्टेशन लीजिए, किसी भी सेगमेंट में ले लीजिए, और उससे बड़ा इफेक्ट पड़ा था लेबर फोर्स पे जो इन जगह पे काम करती है। तो 8 करोड़ जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट से, बिहार, यूपी, उड़ीसा गए हैं, वो इसी सेगमेंट पे थे। बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो है वो बैंकरप्ट हो गई या बंद हो गई। ट्रैवल एजेंसीज जो लोगों ने बोली, आज किसी को आप आइडिया दीजिए, बॉस तू एयर टिकटिंग का काम कर ले, वो कहेगा मेरे को यार एयर टिकटिंग का बात क्यों करता है, गाली दे लेना। ये सेगमेंट हो चुका है कि लोगों के माइंडसेट ऐसे हो चुके हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर भी उतना ही प्रॉब्लम आया, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट के सारे सेगमेंट्स ने मात खाई है। अब इसको अगर हम देखें इस इकोनॉमी की शेप में, तो ये पहला वाला जो तीर मैंने बनाया है ये ऊपर बढ़ रहा है, और दूसरा वाला जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ। अब हमारी इकोनॉमी वही है, सारी चीज मिल करके हम इकोनॉमी बढ़ती है। हमारी इकोनॉमी का एक सेगमेंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरे इकोनॉमी का सेगमेंट नीचे की तरफ जा रहा है, जिसको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट बहुत फोकस करती है। अब इस चीज में आप देखिए ड्यूसॉफ्ट एज अ कंपनी किस सेगमेंट में स्टैंड करता है। ड्यूसॉफ्ट एज अ कंपनी एडुटेक में आ रहा है और वो ऊपर वाली पायदान में है। और फॉर्चुनेटली ड्यूसॉफ्ट की इस पेंडेमिक के दौरान जो बिफोर पेंडेमिक था उससे बेटर परफॉर्मेंस गई है और हमारा ग्रोथ रेट बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं हमने गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टैक्सेस दिए हैं। हमारे जो अब लीडर्स अपने इनकम टैक्स फाइल कर रहे होंगे वो पिछले साल से इस साल का उनका टैक्स का जो टीडीएस कट के जमा हुआ है वो हायर ब्रैकेट का हो गया है और हम कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में बढ़ रहे हैं। मैं अब इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ अप कर देता हूँ कि जो टेक्निकल स्किल्स के साथ कनेक्टेड हैं वो ग्रोइंग में आ रहे हैं और जो अनस्किल्ड में आते हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को ज्यादा स्किलफुल रखना है जिससे कि हम कंट्रीब्यूट अपनी फैमिली को, अपने कंपनी को, अपने आप को हम कर सकें और ग्रोइंग सेक्टर के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारी ग्रोथ बेटर होगी। अब एजुकेशन में हम हैं तो एजुकेशन ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। ई लर्निंग में कई चीजें आती हैं। मैं डिफरेंट सेगमेंट्स आपको अभी बताता हूं। ई लर्निंग जो है वो अलग सेगमेंट में कैसे आती है। पहला देखिए तीर निकला है और ये तीर जाके कहां लगा है, करिकुलम पे। व्हाट इज करिकुलम? करिकुलम में लगा है। करिकुलम क्या है? देखिए करिकुलम जो हमारे लोगों की बेसिक पढ़ाई होती है केजी से लेकर के 12 तक, वो करिकुलम स्टडीज में आ जाती है। मैं आपको थोड़ा सा उसका डिटेल दूंगा क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जिस सेगमेंट में हैं, जिस चीज को वर्कआउट कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी बारीकियों में मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा सेगमेंट जो आता है वो एक्स्ट्रा करिकुलम में आता है, जब आप टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं कंपटीशन के लिए। और तीसरा सेगमेंट जो आता है वो सेल्फ या पर्सनल डेवलपमेंट में होता है। तो ये आप ध्यान दे लीजिए कि ई लर्निंग जो एजुकेशन की हम बात करते हैं, एजुकेशन आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान की इन्हीं 3 सेगमेंट्स में बेसिकली बेस्ड अप है। अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेलिंग में जाते हैं। करिकुलम बेस्ड क्या होती है? करिकुलम बेस्ड लर्निंग क्या होती है या इसकी जरूरत क्या है, व्हाई इट इज नीडेड? हिंदुस्तान में 270 मिलियन स्टूडेंट है, मतलब 27 करोड़। अच्छा मजे की बात यह है हिंदुस्तान में 27 करोड़ है और चाइना में 180 मिलियन है। अब मेरे को कोई बताएगा कि हिंदुस्तान में संसार के सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ने वाले क्यों हैं?
क्या हिंदुस्तान में पढ़ाई ज्यादा होती है कि माँ बाप यहाँ पे ठोक पीट करके ज्यादा पढ़ाते हैं? जबकि चाइना की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन से ज्यादा है। अगर हिंदुस्तान की हम 133, 134 या 135 करोड़ बोलते हैं, तो चाइना की हम 140, 142 करोड़ के बीच में बोलते हैं। हालांकि इसका एग्जैक्ट अगर आपको देखना है तो वर्ल्डोमीटर करके एक वेबसाइट है, वर्ल्डोमीटर में जा करके आप लेटेस्ट डेटा देख सकते हैं। मेरा भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस वहीं से होता है, वर्ल्डोमीटर से। तो चाइना में 180 मिलियन स्टूडेंट्स हैं और इंडिया में 270 मिलियन है, तो करीब करीब ये 9 मिलियन का फर्क, 90 मिलियन का आ जा रहा है, यानी करीब करीब 9 करोड़ का आ जा रहा है, जबकि पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है। देखिए क्या है कि वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है। वहां की जो मीडियन लाइफ है वो करीब 37-38 साल की है, हिंदुस्तान में 27 साल की है। तो हिंदुस्तान में यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अगर कभी ऐसी बात हो तो आपको ये क्लियर हो कि हिंदुस्तान में बच्चे ज्यादा क्यों हैं स्कूल जाने वाले इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। तो जहां पे देखिए रॉ मटेरियल ज्यादा होगा, वहां पे एडुटेक की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। इसमें ज्यादातर जो है ना करिकुलम स्टडीज में किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 के बच्चे होते हैं। किंडरगार्टन से 12th के बीच में अगर आप देखिए तो उनका करिकुलम, आपके बच्चे अगर पढ़ते होंगे तो वो करिकुलम स्टडीज में ही आते होंगे। उनका सेट पैटर्न है, जैसे अभी तक 10+2 का चल रहा था, अभी नए फॉर्मेट में आ गया है 5+3+3+4। ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है उसमें 5+3+3+4 सेगमेंट में आई है, और ये इसी करिकुलम स्टडीज के लिए बेसिकली आई है, लेकिन उसमें काफी कुछ चेंज है। अब किंडरगार्टन टू 5th तक में बच्चा जो पढ़ता है, नॉर्मली अगर K to 12 हम बोलते हैं तो 4 साल से लेकर के 18 साल का बच्चा हो गया। अब K to 5 में जो है वो जूनियर स्कूल में आ जाता है, और इसमें बच्चे की प्रायोरिटी, अगर आप कहिए उस बच्चे की लाइफ की प्रायोरिटी क्या होगी, तो कभी भी उसकी लाइफ की प्रायोरिटी पढ़ाई नहीं होती है। उसकी मस्ती होती है, उसकी खेल होता है, उसका वीडियो गेम होता है, उसका खाना होता है, उसको बाहर धूप में खेलना होता है, उसका कार्टून नेटवर्क देखना होता है, उसको फादर के कंधे पे चढ़ना होता है, मदर को परेशान करना होता है, ये छोटे भाई बहन के साथ झगड़ा करना होता है। वो सब उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। पढ़ाई उसकी 4th या 5th प्रायोरिटी में आती है। अब करिकुलम बेस्ड स्टडीज में ये एक सेगमेंट अलग हो जाता है, और दूसरा सेगमेंट जो है वो 6 to 12 वाला होता है, जहां पे थोड़ा सा सीरियसनेस बढ़ने लगती है। जो 8th तक सीरियसनेस थोड़ी सी कम होती है, और 10th से लेकर के 12th तक बढ़ती जाती है। अब जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है, वैसे वैसे देखिए आप हिंदुस्तान में ड्रॉप आउट्स भी बढ़ते हैं और बच्चे भी ऊपर कम होते चले जाते हैं। तो इस सेगमेंट को केटर करने के लिए आज की डेट में आप लोग नाम इस तरह के काफी सुनते होंगे, बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, क्यू मैथ्स, क्लास प्लस, डाउट, इस तरह के आप बहुत सारे ऑनलाइन वर्जन्स हैं जो इस सेगमेंट को ज्यादा केटर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 27 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, तो सेगमेंट बहुत बड़ा है। मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको इसके डिटेल में दूंगा, और कभी अगर टाइम मिला तो मैं व्यूसॉफ्ट के साथ इसको सेगमेंटाइज करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आए कि एग्जैक्टली हाउ एजुकेशन इंडस्ट्री इज स्टैंडिंग। एक्स्ट्रा करिकुलम में देखिए, करिकुलम स्टडीज में बच्चे ज्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम में कम होते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम में आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं। काफी बच्चे जो है सिर्फ ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, BA, BSc, BCom करने लगते हैं, लेकिन काफी बच्चे जो है वो NDA की या मेडिकल की या इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने लगते हैं, तो वो इस सेगमेंट में आते हैं। अब नया जो अभी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐड ऑन करा है 6 to 12 कोडिंग के लिए, तो 6 to 12 अभी मुझे ये क्लियर नहीं है कि ये करिकुलम में डालेंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलम में डालेंगे, क्योंकि जो कोडिंग वाली चीज थी, मैंने जब पढ़ाई करी है तो मैंने इसको पोस्ट ग्रेजुएशन में, जब मैं MBA IT में कर रहा था, तब मैंने पहली बार जो है कोडिंग का चीजें देखी थी, वर्कआउट करा था। लेकिन आज की डेट में मैं बच्चों को देख रहा हूँ 6-7 से ही शुरू हो जाता है, और अभी आप लोग व्हाइट हैट जूनियर जैसी कंपनीज के नाम सुन रहे हैं जो इस सेगमेंट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसमें अगर आप देखिए तो काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंजीनियर्स हो चुके होते हैं, लेकिन वो अच्छे कोड्स नहीं लिख पाते हैं,
या अगर वो इंजीनियरिंग करके निकले हैं तो एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं, तो उन सबके लिए भी ये एक्स्ट्रा करिकुलम, इंजीनियर बनने के बाद भी, या इंजीनियर बनने के बाद आप आईएएस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या आप इंजीनियर बनने के बाद बैंकिंग सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, तो वो सब इस एक्स्ट्रा करिकुलम की पढ़ाई में आ जाता है। और इसमें जो आज की डेट में टॉप प्लेयर चल रहे हैं, उसमें है टेक्स्ट बुक, टॉपर, अपग्रेड, इस तरह से बहुत सारी कंपनीज हैं। और अपग्रेड में तो मैंने देखा है वेंचर कैपिटलिस्ट में रोनी शेरावाला हैं, जिन्होंने उरी पिक्चर बनाई या नोवर्ड किल जेसिका बनाई, वो सब लोग इन सेगमेंट्स में अब आ रहे हैं। तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन एज अ इंडस्ट्री इज ग्रोइंग अ लॉट। एवरीबडी, फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी, इंडिया का फिलैंथ्रोपी होता है कि दान पुण्य करना। हिंदुस्तान का सबसे जो ऑफिशियली दान पुण्य करने वाला है, तो उसमें हर साल में थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। वैसे जो मैं पिछला देख रहा था, अजीम हसन प्रेम जी का आ रहा था कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट करा, जो उन्होंने लोगों को दान करा, और उनका जो ज्यादातर दान जा रहा है वो एजुकेशन सेगमेंट में जा रहा है। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा इस सेगमेंट में देखने को लगा कि किस तरह से एजुकेशन सेगमेंट को हम बढ़ाते जा रहे हैं। अब तीसरा सेगमेंट जो आता है वो स्किल वाला आता है, पर्सनल डेवलपमेंट वाला आता है। अब ये सेगमेंट और पीछे वाले सेगमेंट में डिफरेंस क्या है? सब ई लर्निंग में आ रहा है। देखिए, जो अभी तक हमने देखा है सब ई लर्निंग में चल रहा था, करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम, और ये सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट। अब इसकी जरूरत किसको है? इसकी जरूरत सबको है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, चाहे एमएसएमई से हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब पर्सनल हो, हाउसवाइफ हो। जो आप लोग प्रेजेंट करते हैं वो हर सेगमेंट को ये केटर करता है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट है, ये हर जगह की जरूरत है। मतलब लार्जेस्ट एम्प्लॉयर एमएसएमई और एग्रीकल्चर है, तो वहां पर इसकी इस टाइम बहुत जरूरत है, जहां आदमी किसी को एक राइट डायरेक्शन में रख सकता है। ईक्यू वाला सेक्शन मैं इसमें नहीं लूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इसका सेगमेंट होता है। इसमें आप नया जो सेगमेंट अभी आज की डेट में देख रहे होंगे, उसमें मोटिवेटर्स का देख रहे होंगे। हिंदुस्तान में बड़े मोटिवेटर्स आ चुके हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज में आप बड़े बड़े मोटिवेटर्स का नाम सुनते होंगे। जिग जिगलर का नाम है, टिम रॉबिन्स का नाम है। अगर आप लोगों से नाम लें, आप लोग बहुत सारे नाम ले सकते हैं। ये नाम तब बढ़े जब उनके यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बढ़ी। देखिए, आप कोरिलेशन देखिएगा, ये नाम या ये इनका जो आप स्वरूप देख रहे हैं, या इनकी किताबें आज की डेट में आप पढ़ते हैं, वो सेगमेंट तब बढ़ा जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उनकी कंट्रीज में बढ़ी है। और पैरेलली जब इंडिया में 2000 के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बढ़नी शुरू हुई, तो मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो सेगमेंट है वो हिंदुस्तान में बढ़ना शुरू हुआ। और उससे आप देख रहे हैं कि काफी डिफरेंस आने शुरू हो चुका है इस सेगमेंट में। इवन अगर आप ऑनलाइन में जाकर के देखिएगा, तो ऑनलाइन में बहुत सारी इस टाइम प्रोफेशनल मोटिवेटर्स हैं जो स्किल्स डेवलप करा रहे हैं, और उनका अगर आप टिकट वैल्यू देखिएगा तो 10,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का उनका टिकट वैल्यू है, अगर आप उनके कोर्सेस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको लूंगा, जब आप करिकुलम स्टडीज में जाते हैं तो बायजूस जैसी कंपनीज होती हैं, वो 80,000 टिकट वैल्यू होता है उनका अपने कोर्सेज ज्वाइन करने का। और जो भी कंपनीज इस सेगमेंट में वर्कआउट कर रही हैं, उनकी टिकट वैल्यू करीब करीब 23,000 से शुरू होती है, वो भी एक सर्टेन सेगमेंट के लिए। अगर आपका 2 बच्चे हैं, एक आपका 5th में है, दूसरा 9th में है, और आप इनमें से किसी का भी सेगमेंट ले रहे हैं, तो आपको 2 लेने पड़ेंगे अलग अलग। अब जब 2 लेते हैं तो 80 हजार मतलब 1,60,000 बन जाता है, या 25 हजार मतलब 50,000 बन जाता है। तो इस तरह से सेगमेंटाइज होता है। और उसी तरह से इस सेगमेंट में भी अगर आप देखें, जहां स्किल डेवलपमेंट की आज की डेट में मार्केट बहुत बड़ी हो रही है, उसमें भी लोगों की जो टिकट वैल्यू है वो 10,000 से नीचे नहीं आ रही है। कुछ लोग 5,000 में भी वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है वो काफी हायर टिकट वैल्यू के साथ वर्कआउट कर रहा है। लेकिन ये इंडस्ट्री, ये सेगमेंट, ये सेक्टर ई एजुकेशन का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये एक मैं आपको नए ग्राफ से रूबरू कराता हूँ। थोड़ा सा इस तरह का आपने मेरा पहले भी ग्राफ देखा होगा। अगर आप ये ग्राफ देख रहे होंगे तो इसमें आपको स्क्रीन पे क्या क्या लिखा नजर आ रहा है। इसमें कोऑर्डिनेट्स मैंने बनाए हैं 4। इन 4 कोऑर्डिनेट्स में एक आपको बैक एंड मैनेजमेंट नजर आ रहा होगा, दूसरा फ्रंट एंड एसोसिएट्स नजर आ रहा होगा।
देखिए कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, उसके दो 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 पहलू होते हैं, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड। दोनों जब मिलकर के चलते हैं, जैसे साइकिल होती है, साइकिल के दो पहिए होते हैं, और वो जब दोनों चलते हैं तो साइकिल पे आदमी ट्रैवल कर पाता है। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये दो सेगमेंट्स होते हैं, एक बैक एंड का होता है, एक फ्रंट एंड का होता है। बैक एंड में कंपनी आ जाती है, मैनेजमेंट आ जाता है, और फ्रंट एंड में एसोसिएट्स आ जाते हैं। मैं इसके थोड़ा सा आपको गहराई में लेकर के चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें इस जो ये ग्राफ है, इसमें आपको हिंदुस्तान की हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दिखनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप न्यूसॉफ्ट में टीम वाइज भी देखना चाहेंगे तो आपको इस ग्राफ के अंदर हर टीम का फॉर्मेट दिखना शुरू हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला जो मैंने अभी कैप्शन में खोला है वो है प्रोडक्ट, प्लान, डिस्ट्रीब्यूशन और बैक एंड सपोर्ट। देखिए ये तीन चीजें जो हैं किसी भी कंपनी के सबसे बेस होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, उसका प्रोडक्ट, उसका प्लान और डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका बैक एंड सपोर्ट। अगर ये तीन चीज स्ट्रांग है, कंपनी स्टार्ट हो सकती है, रन हो सकती है। दूसरा सेगमेंट इसमें आ जाता है कि कंपनी का टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ का मतलब उसका ज्ञान किस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है, उसके सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, उसका बैकएंड सपोर्ट्स किस तरह से कर रहा है, उसका 24/7 सपोर्ट सिस्टम किस तरह, वो टेक्निकल नो हाउ है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आप लोग जानते हैं, लीगैलिटीज होता है कि क्या चीज लीगल है, क्या इलीगल है। इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कि क्या किस तरह के गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशन लेकर के आती है, क्या उस सेगमेंटाइज में कंपनी जस्टिफाइड है। कई जो है इलीगल वे में करती हैं, वो बंद हो जाती हैं। आज की डेट में कई कंपनीज हैं, 457 अभी रजिस्टर्ड हैं ऑनलाइन के ऊपर, कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर। 57 में कई मैं कंपनीज देख रहा हूँ वो बंद हो गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके नाम क्यों आ रहे हैं मेरे को क्लियर नहीं है। लेकिन बात कर रहे हैं तो लीगैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी कंपनी टू रन। और जो अगला मैंने लिखा है वो है फोर साइटेडनेस। मतलब फोर साइटेडनेस इज दूरदृष्टि, आप कितना विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ड्यूसॉफ्ट का इसमें कोई मैच नहीं है कि सन 2000 में ई लर्निंग डिजिटल फॉर्मेट में आकर के इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म से उसको प्रमोट करना, ये बहुत ही ज्यादा फार साइटेडनेस थी उसमें भी। अच्छा, ये जो मैंने सेगमेंट्स लिखे हैं, अगर मैं आपको बोलूं बैक एंड की जो टीम है ये इसको 100 में से आप लोग कितने नंबर देना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन है, ये बैकएंड की कुछ चीजें मैंने बताई हैं, इसमें से अगर मैं कहूं इस सिनेरियो में आप 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 100 नंबर। 100 में 100 संजय जी डाई हार्ड ड्यूसॉफ्टियन है, 100 में 100। देखिए देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ इंप्रूवमेंट इन एवरीथिंग, गॉड इज 100% परफेक्ट। तो आपका विजन इतना बड़ा है कि आप 100 में से 100 देखते हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ इंप्रूवमेंट। तो अगर हम 98 भी देंगे तो भी मामला ठीक रहेगा ना, क्योंकि देयर इज चांस ऑफ इंप्रूवमेंट एवरीवेयर। यस यस। अब आपके घर में अगर आपका बच्चा है और उसके 90% से ऊपर नंबर आते हैं, तो आपका बच्चा अच्छा है पढ़ने में कि खराब है? अच्छा है। या ठीक है? इतने में दो निकम्मे पास हो जाते हैं। राइट। तो कोई भी कंपनी अगर जो भी इस इंडस्ट्री में वर्कआउट कर रही है, अगर उसके इसमें 100 में से 90 नंबर हैं, तो आप समझ लीजिए उस कंपनी के साथ वर्कआउट करा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सेगमेंट देखिए क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कांस्टेंट फैक्टर बन जाता है। कांस्टेंट फैक्टर मतलब एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में चल रहा हूँ। एक वेरिएबल फैक्टर होता है जो वेरी करता रहता है, और एक कांस्टेंट फैक्टर होता है जो स्थिर रहता है। तो ये हमारे स्थिर वाले हैं। जो वेबसाइट है, जो प्रोडक्ट है, वो एक बार बन जाता है, वो वेरिएबल फैक्टर, वो कांस्टेंट फैक्टर्स में आ जाता है। जो हमने एजुकेशन बनाई है या जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रखा है, आपका 30,000 का माइल प्राइस है, तो ये कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर सकता है, ये कांस्टेंट है, अनवेरिएबल। तो इसमें हम एक्सेल करते हैं। अब दूसरा सेगमेंट आ जाता है, वो फ्रंट एंड का आता है। फ्रंट एंड में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपके कैप्शन पे आ रही है। ये फ्रंट एंड में एजुकेशन सिस्टम और ट्रेनिंग्स, बिलीफ सिस्टम या रिलेशनशिप, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये एक फ्रंट एंड की टीम के या फ्रंट एंड के लीडर्स के हाथ में होते हैं। जो टीम्स अपनी एजुकेशन सिस्टम, अपनी ट्रेनिंग्स को बहुत अच्छा बना के चलती हैं, उनकी
टीम्स के बिलीफ सिस्टम, उनके रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बेटर डेवलप होते जाते हैं। अब एसोसिएट साइड में भी आप ये देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम या ट्रेनिंग सिस्टम्स आप लोग डेवलप करते हैं एज ए टीम्स, वो कांस्टेंट फैक्टर होते हैं। अब यहाँ पे मैं एसोसिएट साइड में आपको वेरिएबल फैक्टर दिखाता हूँ। अभी तक की चीज मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी। अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन ग्राफ्स में आपकी जो टीम है या आपकी जो इस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी है वो कहाँ स्टैंड करेगी। मैं उसको पॉइंट आउट नहीं करूंगा, मैं ये थॉट आपकी तरफ छोड़ता हूँ कि आप इस ग्राफ में एनालाइज करके देखिए कि आपकी टीम या आपके कंपनी इस इंडस्ट्री में कहाँ स्टैंड कर रही है। जो वेरिएबल फैक्टर एसोसिएट साइड में आता है वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये एक वेरिएबल फैक्टर बन जाता है किसी भी टीम में। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ? देखिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि आप कितने लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, प्लान प्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप डेवलप करके रखते हैं, उनके अंदर एक अच्छी भावना पैदा कर देते हैं, उनसे कनेक्ट होकर के आपको कोई ना कोई प्लस फैक्टर उनकी लाइफ में आप डाल देते हैं। वो सारी चीजें आती हैं आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। जिस टीम की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होंगे, एजुकेशन सिस्टम ट्रेनिंग्स एक जगह है, वो आपका कांस्टेंट फैक्टर है, जो आपने एक स्टैंडर्डाइज बना दिया, उसके ऊपर आप वर्कआउट कर रहे हैं और वो टीम आपकी फॉलो करती आती है। सीएनएस का एजुकेशन सिस्टम ट्रेनिंग सिस्टम एक्सीलेंट है, प्रमोद का, राहुल का एक्सीलेंट है, हैप्पी जी का एक्सीलेंट है। सबके अपने अपने जुरिसडिक्शन में ये जो कांस्टेंट फैक्टर है फ्रंट एंड पे, एजुकेशन, ट्रेनिंग्स, बिलीफ सिस्टम, ये सारे बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर आता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है। अब आप जिस भी पॉइंट पे हैं, जहां पर भी आपका स्ट्रक्चर है, जिस भी पॉइंट से आप वर्कआउट कर रहे हैं, वहां पर आपके पास जो ये वेरिएबल फैक्टर है, अगर आप ये देखिए कि आपकी टीम में कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हैं और कितने कम है, उसी हिसाब से आपका ग्राफ, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें कई तरह से है कि एक लिनियर भी है, एक हॉरिजॉन्टल भी है, वो इसी सेगमेंट में आप कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे होंगे। अच्छा, जिन जिन का सारी चीजें सारी सही हो जाती हैं, तभी जो चैलेंजेस आते हैं वो अब मैं उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा कि ये सारी चीजें हमारे यहाँ ठीक है। अब जो वेरिएबल फैक्टर है जो हमारे हाथ में है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जैसे जैसे हम उसको बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली हमारी ग्रोथ होती जाएगी। लेकिन बढ़ाने के बावजूद भी चैलेंजेस आते हैं। तो चैलेंजेस क्या है? वो हम हैं एक्सटर्नल चैलेंजेस जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। एक्सटर्नल चैलेंज में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। अब जैसे इस टाइम फिल्म इंडस्ट्री में चैलेंज है, ग्रोथ नहीं हो रही है। एयरलाइंस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं हो रही है। अब इस टाइम अगर दिल्ली में सदर बाजार में जाकर के कोई भी दुकान लेने की कोशिश करिए, जिसका 1 लाख रुपए का किराया था, वो इस टाइम 25,000 में भी आपको मिल जाएगा। तो ये ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री है। आप किस सेगमेंट में है? और फॉर्चुनेटली एडुटेक और डायरेक्ट सेलिंग दोनों ही इस टाइम ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है। तो ये एक्सटर्नल चैलेंज आपका जीरो है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस आपके फेवर में, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रेगुलेशंस बनाए हुए हैं और कंपनी उनके हिसाब से बिल्कुल 100% चल रही है, वो भी नहीं है। एक और चैलेंज आ जाता है, वो आ जाता है कंपटीशन। अब कंपटीशन में क्या है कि इसी फॉर्मेट में और डिफरेंट कंपनीज हैं जो आप जिस एरिया में वर्कआउट कर रहे हैं वो भी उस एरिया में वर्कआउट कर रही है, और वहां पे आपको किसी एक्स कंपनी से कंपटीशन आता है। और वहां पर कंपटीशन जो आता है उसमें अगर आपको जीतना है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आपका एजुकेशन सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम स्ट्रांग हो, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो। आपको सिर्फ वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने बढ़ाते जाने हैं, तो कंपटीशन को आप वहां पर बीट कर सकते हैं। हालांकि एक्सटर्नल चैलेंज है, ये इंटरनल नहीं है, ये कहीं मैच नहीं कर रहा है, ये एक्सटर्नली आता है जो हम समय समय पे, और ये आने वाले समय में क्योंकि ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, ये चैलेंज और बढ़ेगा, कंपटीशन और बढ़ेगा। लेकिन कंपटीशन बढ़ने से एक हेल्दी साइन होता है इंडस्ट्री के ग्रोथ का। अगला मैंने जो लिखा है वो फाइनेंशियल सिचुएशन इन मार्केट। अब जब पेंडेमिक में जब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है या किसी का कोई अलग चैलेंज आ जाता है, मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी बार बाढ़ ज्यादा आ गई या सूखा पड़ गया, तो वहां पे परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो उस सेगमेंट में फिर परचेजिंग पावर कम होने की वजह से फाइनेंशियल्स थोड़े से वीक हो जाते हैं। अब फाइनेंशियल्स वीक हो जाते हैं तो आप जोर लगाइएगा तो
प्रोपोर्शनेटली आपको रिजल्ट उतना बेटर नहीं मिलेगा। तो ये कुछ एक्सटर्नल चैलेंज थे। अब इस सेक्टर में हमने कई सारे सेगमेंट देख लिए हैं। बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मूला है, इंक्रीज द सेल, यानी कि इंक्रीज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इंक्रीज द प्रॉफिट एंड इंक्रीज द मार्केट शेयर। तो कोई भी कंपनी जो वर्कआउट कर रही है इस टाइम डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में, उसका सेल्स के ऊपर होता है। जैसे जैसे वो सेल्स बढ़ाएंगे उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते हैं उनका मार्केट शेयर बढ़ता है। तो आई होप आप लोग जो लीडरशिप बैठी हुई है और कोई भी अगर इसको देख रहा हो, मैं तो कह रहा हूँ इंडस्ट्री के जितने भी प्रमोटर्स हैं, सीनियर लीडरशिप हैं, इस अगर स्लाइड को देख करके समझेंगे तो उनको अपने अंदर की चीजें समझ में आ जाएंगी, वेयर दे स्टैंड एंड हाउ दे स्टैंड। आई होप आप लोगों को कुछ इंसाइट दे पा रहा हूँ, कुछ अच्छा लग रहा है। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सुपर, एक्सीलेंट, वेरी इंटरेस्टिंग सर, लर्न हाउ टू लर्न। हाँ अच्छा, अब मैं इसमें आता हूँ। ये एक मॉडल के अंदर कि ड्यूसॉफ्ट कहाँ स्टैंड करता है। देखिए, मैंने अभी तक आपको जो भी बताया उसमें डायरेक्ट सेलिंग में हम बहुत यूनिक हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है उसका कोई कंपटीशन नहीं है आज की डेट में। वी आर यूनिक। और हमारी, मैंने पिछली बार भी बात करी थी और प्रमोद ने भी आज वो वर्ड यूज करा, निश। तो हम लोग निश सेगमेंट में हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट एज एजुकेशन प्रोडक्ट है, वो कंपटीशन उसका कोई नहीं है। हम इस टाइम बिल्कुल यूनिक स्टैंड करते हैं जहां तक हमारे प्रोडक्ट की बात होती है। और जहां तक हमारे प्लान की बात होती है तो बाइनरी में 1:2 की बैलेंसिंग के अंदर वो भी बिल्कुल यूनिक स्टैंड होती है। फिर हमारा जो इस टाइम बात आती है कि अनअकैडमी है, एडुटेक है, वेदांतु है। आज की डेट में 4-5 ये नाम ज्यादा लिए जा रहे हैं क्योंकि इसका एड टीवी पे बहुत ज्यादा आ रहा है। और टीवी पे एड इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसे डाले हैं और वो पैसा दबा करके लगा रहे हैं अपने एडवर्टाइजमेंट पे। उनका मतलब आप समझ लीजिए 2-2 लाख के हर तीसरा ऐड उनका 2 से 3 लाख, वो डिपेंड करता है कि किस टाइम वो दे रहे हैं। चाहे वो आप फेसबुक ऐड देख लीजिए, चाहे यूट्यूब ऐड देख लीजिए, चाहे आप टीवी के न्यूज का ऐड देख लीजिए, या कमर्शियल्स के साथ वो चल रहा हो उसमें ऐड देख लीजिए, कुछ भी हो, उनके इस टाइम फ्री फ्लो है। तो इसमें एक हमें बहुत बड़ा एडवांटेज आ रहा है कि लोगों के माइंडसेट पे टेक्निकल एजुकेशन जो है वो छपती चली जा रही है। तो हम उसमें पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पब्लिक एट लार्ज है उसके माइंडसेट के ऊपर एजुकेशन ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रांडिंग होती जा रही है। कई बार कहा जाता है कि एक ही चीज को आप एक झूठ को आप 100 बार बोलिए तो आदमी को वो सच लगने लगता है। तो चांस की बात है कि एजुकेशन जिसको हम प्रमोट करते सन 2000 से आ रहे हैं, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, पर अभी पेंडेमिक में एकदम से इसकी ग्रोथ होने लगी है। देखिए, ग्रोथ का भी मजा जब 2000 में ई कॉमर्स कंपनीज की शुरुआत हुई तो 2010 के बाद उनकी ग्रोथ मेजरली आई। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर कंपनीज जो फॉर्म हुई हैं या बढ़ने शुरू हुई हैं वो 2010 के बाद हुई हैं। आज तो बहुत सैचुरेशन आ गया है। और एडुटेक कंपनीज की जो फॉर्मेशन शुरू हुई है वो 2010 से पहले कंपनी सिवाय मेरे ड्यूसॉफ्ट को छोड़ करके किसी का नाम मुझे दिखता ही नहीं है 2010 से पहले। लेकिन एडुटेक कंपनीज की जो ग्रोथ अब दिख रही है और जो ये मार्केट बिल्कुल पकड़ने को बैठा हुआ है वो 2020 है। तो 2020 से इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन अब हमारा जो मॉडल है उसमें आप देखिए जो हमारी टिकट वैल्यू है वो बड़ी मतलब बहुत ही प्रिसाइजली प्राइस्ड है। अगर आप इन कंपनीज को देखते हैं, मैं तो देख रहा था जो व्हाइट हैट जूनियर है इसमें अगर बच्चे एक क्लास करते हैं तो एक क्लास की 1 घंटे की एक क्लास का कॉस्ट होती है 750 रुपए। एक हफ्ते में अगर उन्होंने 2 क्लास करी, 3 तो छोड़ दीजिए, 2 क्लास करी तो आपका 1500 रुपए। और महीने में आपने 8 क्लास करी तो आपका 6000 रुपए। महीने में अगर 6000 है तो साल में आपका 12×72
मतलब आपने एक साल एक बच्चे को हफ्ते में 2 क्लास कराई तो 72,000 आपको पे करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हैं, इतना ज्यादा उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि कॉस्टिंग इतनी ज्यादा है। अब उस सेगमेंट में आप देखिए कि ड्यूसॉफ्ट की प्राइसिंग, जहां पर मैं आज आप लोगों को वो डिटेलिंग नहीं दे पाया हूँ कि करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम और स्किल डेवलपमेंट वाले सेक्शन में ड्यूसॉफ्ट किस तरह से स्टैंड करता है, क्या क्या सेगमेंट में हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और स्किल डेवलपमेंट वाले सेगमेंट जो सबसे ज्यादा बड़ा है, उसमें तो आप देख ही रहे हैं जो हम लोग प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन मैं इस टाइम आपसे बात कर रहा हूँ इस मॉडल की। देखिए, एक मॉडल उनका भी है, एक मॉडल हमारा भी है। हमारा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बिल्कुल यूनिक मॉडल स्टैंड करता है, जहां एजुकेशन एज अ प्रोडक्ट हम प्रमोट करते हैं, जहां बाइनरी को के साथ हम वर्कआउट करते हैं। आप इंडस्ट्री में इन कंपनीज को देख रहे हैं, इनके साथ जो है वो आरओआई मैंने एक शब्द लिखा है, आरओई आप लोग लिख सकते हैं कि आपके काम आने वाला है। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। जो भी आज की डेट में एडुटेक कंपनीज वर्कआउट कर रही हैं, वो आरओआई पे कर रही हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब वो जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, टेक्निकल इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक, जो आपका रियल एस्टेट से रिलेटेड है, जो भी आपकी सैलरी से है, ओवरहेड एक्सपेंसिव, ये सारे मिला करके जब बच्चा एक ज्वाइन करता है, एक पैकेज लेता है किसी भी कंपनी के एजुकेशन का, तो वहां पर वो कंपनी उसका कैलकुलेट करती है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए उसने एक सेल करी है 80,000 की, तो उसने उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च करा और उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली। अब इनका बिजनेस मॉडल और हमारे बिजनेस मॉडल में फर्क कहां पे आ रहा है? उनका निकलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और हमारा है आरओई। आरओई स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन एफर्ट। हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करते हैं और हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना होके रिटर्न ऑन एफर्ट होता है। तो जो हम एफर्ट लगाते हैं फील्ड में, जो हम वर्कआउट करते हैं, उस वर्कआउट से हमारा मॉडल एकदम से डिफरेंट निकल करके आता है, जो आज की डेट में इस इंडस्ट्री में बहुत ही यूनिक है। मतलब मैं तो कहूंगा कि ये रिवोल्यूशनरी है। अगर हम इसको सही तरह से मिल करके एक साथ करें ना, ड्यूसॉफ्ट का पैरेलल कोई आने ही वाला नहीं है। वी आर इन सच अ बिग एंड बेस्ट सेगमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, दोनों ही में हम बहुत ही यूनिक स्टैंड करते हैं, जो हमारी ग्रोथ को बहुत आगे लेकर के जाने वाला है। अब मॉडल की हमने बात करी, तो क्वेश्चन एक ये आ जाता है, हाउ डू वी स्पेंड आवर टाइम? क्योंकि अब मॉडल भी ठीक है, सिस्टम भी ठीक है, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, 5G की तरफ भी जा रहे हैं, चीजें चेंज भी होनी है, ग्रोथ भी आनी है हर सेगमेंट में। लेकिन बात आ जाती है अब हमारे ऊपर, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मैंने जो आपकी बात कही, किसी भी टीम में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसके ज्यादा होंगे उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। अब हम सब लगे हुए हैं, मिलके कर रहे हैं, और आज की डेट में मैंने देखा था, मेरे ज्वाइन होने से पहले 1000 लोग ज्वाइन हो चुके थे। तो आपकी स्ट्रेंथ भी और आपका डेडिकेशन भी वो शो करता है। लेकिन हाउ डू वी स्पेंड आवर टाइम, ये थोड़ा सा बॉल जो है अब आपके कोर्ट में आ गई है। अब आपके कोर्ट में जो आई है, इसमें संजय जी अगर इस टॉपिक को लेना, तो आप समझ लीजिए आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा थॉट की क्या एग्जैक्टली हाउ डू वी स्टैंड, हम टाइम का कैसे उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग करते हैं, उसी को मैंने बताने की कोशिश करी है। पहला मैंने रखा है अनप्रोडक्टिव टाइम। आपके दिन के 24 घंटे हैं, उस दिन के 24 घंटे में आपके कितने घंटे जो है वो अनप्रोडक्टिव जाते हैं। आपके पास पेन डायरी होगा, आप अपने आप लिख सकते हैं, जो भी पेन डायरी आप रखे हुए हैं, आपके 24 घंटे हैं, उसको अगर आप कंपार्टमेंटलाइज कर लीजिए कि आपकी लाइफ के ये 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में आपका सोना भी है, जगना भी है, दिनचर्या भी है, घर भी है, प्रोफेशन भी है, आप हर तरह से उसमें वर्कआउट करते हैं। तो 12 घंटे हम नॉर्मली माइनस कर देते हैं, जो हमारी लाइफ का सोना, खाना, डेली दिनचर्या में आ जाता है। लेकिन 12 घंटे हमारे पास, सबके पास होते हैं, जो हम जुडिशियसली यूज करते हैं। अब उसमें हम अनप्रोडक्टिव टाइम अपनी लाइफ का कितना रखते हैं, इसके मैं एग्जांपल्स आपको कुछ दे दूंगा, लेकिन मैं आपको सेगमेंटाइज करके बताता हूँ। अनप्रोडक्टिव टाइम एक होता है, दूसरा होता है प्रोडक्टिव, और तीसरा सेगमेंट होता है सुपर प्रोडक्टिव।
अब आपके जो ये 12 घंटे लाइफ के हैं उसको आप इन 3 सेगमेंट में डिवाइड करके देखिए। अब आप 12 घंटे लेकर के चल रहे हैं, अब 12 घंटे में अपनी लाइफ का कितना अनप्रोडक्टिव टाइम पे निकालते हैं, कितना प्रोडक्टिव पे निकालते हैं, कितना सुपर प्रोडक्टिव पे निकालते हैं। अब मैं आपको पहले कंपनी का एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, फिर अपना दूंगा, फिर संजय जी का दूंगा, तो हम सेगमेंटाइज करते हैं, फिर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दे दूंगा, ठीक है। पेंडेमिक हुआ, पेंडेमिक में सब चीजें बंद होने शुरू हो गई, लोगों का मूवमेंट रुक गया, सब लोग टाइम का वेट करने लग गए। तो मैंने जब लास्ट टाइम भी मीटिंग ली थी तो कुछ चीजें इसी से कनेक्टेड बात करी थी, आज उसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सिंपल ये कहूंगा कि उस टाइम कुछ कंपनीज ने वेट करना शुरू कर दिया और अपने ऑपरेशंस 1-2 महीने के लिए रोक दिए, और उस टाइम वो टाइम का इंतजार कर रहे थे कि फिर हम कैसे करेंगे, तो वो उन्होंने उस टाइम अनप्रोडक्टिव कर दिया। प्रोडक्टिव कहाँ रहा कि जब कंपनीज ने अपनी टीम के साथ बैकएंड ऑपरेशन को नई तरीके से शुरू करने की कोशिश करी और रेगुलरिटी के ऊपर लाने की कोशिश करी, उसको हम कहेंगे प्रोडक्टिव टाइम। मतलब आपने अपने बैकएंड ऑपरेशंस रुकने नहीं दिए, उसको हम प्रोडक्टिव में करेंगे। सुपर प्रोडक्टिव हम किसको बोलेंगे? जब आपने सिचुएशन को समझा और आपने अपनी रेगुलरिटीज प्रोडक्टिविटी मेंटेन करे रही, और प्लस आपने फ्यूचरिस्टिक को समझ करके आपने नए सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर दिए, जिससे कि आपकी कंपनी के लीडर्स की, एसोसिएट्स की लाइफ और इजी हो गई हमेशा के लिए, वो सुपर प्रोडक्टिव हो गया। अब यहाँ पे कंपनी की मैं बात करूं, कंपनी ने एक दिन भी अपना ऑपरेशन नहीं रोका, सारे चलते रहे, अनप्रोडक्टिव कहीं नहीं हुए। प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है कि हमारा जो बैकएंड ऑपरेशंस है 24/7, हमारी वेबसाइट जो वर्किंग है वो सारी 24/7 चलती रही, वो प्रोडक्टिव है। लेकिन सुपर प्रोडक्टिव कहाँ हुआ? जब हमने आपके लिए नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए। आज की डेट में आप देखते हैं कि किसी को भी अपना अकाउंट अपडेट करना होता था तो पहले 4 दिन लगते थे, फिर उसके बाद कई बार फोन करना पड़ता, सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो आज आपके हाथ में आ गया है। वो पहले जो 2 आदमी करते थे, आज की डेट में 500 लोग अपने आप कर लेते हैं। तो प्रोडक्टिविटी बड़ी, जो काम पहले 4 दिन में होता था वो आज की डेट में 4 घंटे में हो जाता है। तो यहाँ सुपर प्रोडक्टिविटी आई। पहले आपकी आईडी ग्रीन होने में 2 से 3 दिन लग जाते थे, आप उसको वेरीफाई करते थे, या आप पहले उसका डीडी बना करके भेजते थे, और आज की डेट में आप डिजिटली करते हैं, आपका ई वॉलेट में हो जाता है और इमीडिएटली ग्रीन हो जाती है। तो जो 4-5 दिन का काम था वो आपके 2-3 घंटे में कन्वर्ट हो गया, जैसे आपका यूटीआर अपडेट हुआ। तो यहाँ पर कंपनी ने ये जो काम करे हैं ये सुपर प्रोडक्टिव करे। अब उसी पेंडेमिक में ड्यूसॉफ्ट ने सुपर प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव दोनों भी काम करें, और काफी ऐसी कंपनीज थी जो वेट कर रही थी कि सिचुएशन सही हो जाए, वो अनप्रोडक्टिव में थी। उसी तरह से हमारे लीडरशिप रही है। कई लीडर्स जो हैं वो इंतजार कर रहे थे खुलने का, और कई लीडर्स ने इमीडिएटली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर के वर्क करना शुरू करा और उसको सिखाना शुरू करा, और जैसे जैसे सिखा करके आगे टीम में डेवलप करना शुरू करा, तो वहां पे आपने उसको सुपर प्रोडक्टिव बनाया। प्रोडक्टिविटी तब थी जब आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे थे, और जब आपने काम करते करते डुप्लीकेशन कर दिया और आपकी पूरी टीम जब उसके ऊपर वर्कआउट करने लग गई उन सेगमेंट्स के ऊपर, आप सुपर प्रोडक्टिव हो गए। अगर आप इंतजार कर रहे थे कि अपलाइन या कंपनी कुछ करके देगी या मोदी जी कुछ करके देंगे और हम इंतजार करेंगे सिचुएशन ठीक है, उस टाइम आप प्रोडक्टिव थे। अभी जैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उसमें हम अपना प्रोडक्टिविटी समझते हैं कि हम यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं, यूट्यूब से हम सीख रहे हैं, या और किसी ब्लॉग से सीख रहे हैं, या पॉडकास्ट से सीख रहे हैं, कोई भी चीज से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम उसमें जंबल फॉर्म में घूम रहे हैं और हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो अनप्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव तब हो जाता है जब आप चीज कुछ सीख लेते हैं और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके अच्छे से उसको और बेटर कर ले जाते हैं, वो आप प्रोडक्टिव हो जाते हैं। और वहीं पर संजय जी उन चीज को समझ के सीख कर फिर उसको डुप्लीकेट करके आपके सामने प्रेजेंट कर दें और यूट्यूब पे डाल देते हैं, जिसको आने वाली जनरेशन बार बार देखेंगी, और उससे हर एक जो उनका अपलोड है वीडियो, उससे उनको गहराइयों का पता चलेगा, नेटवर्किंग का पता चलेगा। तो वहां पर संजय जी जो है वो सुपर प्रोडक्टिव हो जाते हैं।
प्रोडक्टिविटी उन्होंने एक टाइम करी, लेकिन उसको बना करके ऑनलाइन जो डाल दिया, और उससे अभी मान लीजिए उनका जिस टाइम प्रेजेंटेशन चला उस टाइम उनको 3000 लोगों ने सुना, तो वहां पे वो प्रोडक्टिव है। और जब उन्होंने उस चीज को डिजिटल फॉर्मेट में डाल करके सबके लिए छोड़ दिया और 30,000 लोगों ने उसको रिपीटेडली सुना और उससे चीजें अच्छी निकाली, तो वहां संजय जी कहीं ना कहीं सुपर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो हम लोगों की भी लाइफ में मैंने छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल दिए जो हमसे कनेक्ट होते हैं। तो अभी आप समझने की कोशिश करिए, एज ए डायरेक्ट सेलर जो आप अपना करियर लेके चल रहे हैं, आप अपना जो टाइम देते हैं उसमें अगर आप अपना वेलागिरी में टाइम निकालते हैं, आप सिर्फ छोटा मोटा बात कर लेते हैं, तो आप अनप्रोडक्टिव होते हैं। आप लोगों से मिल करके उनसे जो आपके 4 बेसिक्स हैं उसके ऊपर वर्कआउट करके, कॉन्टैक्ट करके प्लान देते हैं और सेल के ऊपर वर्कआउट करते हैं, आप उस टाइम प्रोडक्टिव होते हैं। चाहे आप कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट कर रहे हो, चाहे आप मीटिंग फिक्स कर रहे हो, चाहे आप उनको वेबिनार में लेकर के आ रहे हो, या आप कोई भी XYZ जो आपकी टीम का और आपका भला कर सकता है, वो प्रोडक्टिविटी में आ जाता है। लेकिन सुपर प्रोडक्टिव आप तब होते हैं जब आप अपनी टीम के अंदर एक ऐसा नया लीडर क्रिएट करते हैं जो आपका आगे चल के रॉयल्टी होल्डर बनता है। तो उस टाइम आप सुपर प्रोडक्टिव होते हैं कि आपने एक नया जेनरेशन को जन्म दिया जो उस चीज को डुप्लीकेट करके लेकर के जाएगा। तो सीनियर लीडरशिप के लिए सुपर प्रोडक्टिविटी वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। लेकिन आज की डेट में मैं देख रहा हूँ हम लोग जो वेबिनार इवेंट्स इस तरह से डिजिटल फॉर्मेट में कर रहे हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं बहुत ही सुपर प्रोडक्टिविटी में आ रहे हैं। तो आई होप मैंने जो आपको मैं इसमें बहुत डेप्थ में जाऊंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय जी से कि इस टॉपिक के ऊपर वो थोड़ा सा विस्तार से 1.5 घंटा अपना प्रवचन देंगे, तो हमारे जितने भी अभी सॉफ्टवेयर जुड़े हुए हैं उनकी आंखें थोड़ी सी खुल जाएंगी और उनका विजन क्लियर हो जाएगा। ड्यूसॉफ्ट से रिलेटेड मैंने अभी आपसे बात कर ली है कि सुपर प्रोडक्टिविटी है भाई। ड्यूसॉफ्ट टेक सेवी कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आज की डेट में ड्यूसॉफ्ट ने जितने अपने एसोसिएट को एम्पावर कर दिया है ना, मैं आपको गारंटी देता हूं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इतना एम्पावर्ड डायरेक्ट सेलर किसी भी कंपनी में नहीं है जहां उसके हाथ में मैक्सिमम कंट्रोल है वर्किंग का। अब ये कई बार अच्छा भी होता है, कई बार गलत भी होता है। भाई अगर पावर आपके हाथ में आ गई है, आप उसका मिसयूज करेंगे तो वो गलत होगा। अगर आप उसका सदुपयोग करेंगे तो उससे आपकी ग्रोथ होगी। तो ड्यूसॉफ्ट ने इस पेंडेमिक में चीजें इस हिसाब से कर दी हैं कि अपने एसोसिएट को, अपने लीडर्स को इतना एम्पावर कर दिया है कि वो अपनी ग्रोथ जितनी बढ़ाना चाहे, मतलब ऑब्स्टिकल्स जो बॉटलनेक्स बोलते हैं ना वर्किंग में, बॉटलनेक्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पोजीशन में पहुंच जाती हैं। तो आप टेक सेवी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं जो इंडस्ट्री की दी मोस्ट एसोसिएट एम्पावर्ड कंपनी है, जो अपने लोगों को जितना आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकती है उस चीज के ऊपर वर्कआउट करती है। अब हम अंत की तरफ चल रहे हैं। फाइनल सजेशंस मेरे हैं। पहला सजेशन मेरा ये है कि आप लोग कहीं पर भी जाइए, बिंदास कह सकते हैं, जैसा कुमार मनीष ने लास्ट टाइम बोला था कि 20 साल हमारे पूरे हो चुके हैं, तो ड्यूसॉफ्ट इज द ओनली वन कंपनी इन दिस इंडस्ट्री जिसने 1000 पे साइकिल अपने कार्यकाल में पूरी करी है। और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने 1000 पे साइकिल करी है। कई बार लोग बात करते हैं कि इस कंट्री में, उस कंट्री में। मैं जब हैप्पी जी को याद होगा कि जब हम लोग शिमला में थे 10वीं सालगिरह के लिए, शिमला में 2010 में हम लोग थे। मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, उससे पहले मैंने डेटा एनालाइज करके देखा था। तो 2007 तक ड्यूसॉफ्ट का जो एजुकेशन, जो डिजिटल प्रोडक्ट था, वो करीब 33 कंट्री में पहुंच चुका था। तो आज की डेट में अगर कोई कंपनी वाला बात करता है तो मुझे कई बार लगता है कि यार जो ये बात कर रहे हैं वो तो 2007 में हम करके आगे बढ़ चुके हैं। तो मतलब हम कई बार अपनी स्ट्रेंथ को नहीं रियलाइज करते हैं, और वो हम बहुत इन सबसे ज्यादा। और उसका बेसिक रीजन है कि टेक्निकल डिजिटल एजुकेशन जो है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक चीज है। तीसरा मेरा सजेशन है SWIF, ये आप लिख सकते हैं, सिस्टम वर्क इंडिविजुअल फेल। जिस भी टीम में है, जिस भी आप अपलाइन के साथ एसोसिएटेड हैं, जिस जगह भी वर्क कर रहे हैं, आप एक सिस्टम में अगर वर्कआउट करेंगे, आप अगर अपनी ही थोड़ा सा बीन बजाने की कोशिश करेंगे तो चांसेस फेलियर पे ज्यादा होते हैं। और वहीं अगर आप अपने अपलाइन के
आशीर्वाद के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, एक दूसरे क्रॉस लाइंस के साथ मिलके कर रहे हैं, तो वहां पे सिस्टम वर्क करता है। ड्यूसॉफ्ट एक बहुत बड़ा सिस्टम में बहुत चैलेंजेस आए और हैप्पी जी तो इसके सबसे बड़े गवाह है। सन 2000 से लेकर के अब तक कितने सारे चैलेंजेस हमने देखे, वर्कआउट करे और हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि हम आज सुपर सक्सेसफुल है। तो सिस्टम वर्क, इंडिविजुअल फेल्स, ये बिल्कुल है। अगला मेरा सजेशन यही है कि वर्क तो सारे करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है फोकस की। हमारे बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, एक अगर 5th में है और एक 7th में है। 5th वाला जो है वो 2 घंटे पढ़ रहा है और 7th वाला जो है 5 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन 5th वाला फोकस्ड होकर के 2 घंटे पढ़ता है, उसके 90% मार्क्स आते हैं। और जो 7th में है वो 5 घंटे पढ़ता है लेकिन डिसओरिएंट होकर के पढ़ता है, उसके नंबर जो है 60 आते हैं। तो फोकस व्हेन यू आर वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। संजय जी फिर अगेन इस चीज के ऊपर बहुत डिटेल में आपको बता सकते हैं कि कई लोग हमारे हैं जो पार्ट टाइम करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि वो पार्ट टाइम 2 घंटे करते हैं, लेकिन उनके वो 2 घंटे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय जो ड्यूसॉफ्ट में फुल टाइम है और 6 घंटे कहने को कर रहे हैं, दिन भर यूट्यूब पे ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर भी फोकस नहीं है और उनके रिजल्ट उसी वजह से हल्के हो जाते हैं। बिल्कुल सही सर। फिर एक्शन इन राइट डायरेक्शन, ये मैंने बहुत लोगों की प्रॉब्लम देखी है। एक्शन ले रहे होते हैं राइट डायरेक्शन, इसके ऊपर भी संजय जी का मैंने देखा है प्रेजेंटेशन, इतनी इन डेप्थ जाकर के इस चीज के ऊपर बताते हैं। और मैं तो कहूंगा जितने हमारे सीनियर्स हैं वो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पकड़ करके एक